ये कब्स लड़ रहे हैं। अभी मैं फ़ोन में बात कर रहा था मम्मी से और चाचा से कॉल पे। अचानक मैंने कहा फ़ोन रख रहा हूँ भाई, तो एकदम बताओ ये किस्मत होती है, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और एकदम मैंने फ़ोन रखा और रुक गई आवाज़। या तो मुझे देख रहे हो, मैं इधर था ना पहले, इतनी आवाज़ आ रही थी यार, इतनी, क्या किस्मत है। मैंने फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल बंद करी मैंने इसके लिए। ये देखिए जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, ये उसी कॉल की आवाज़ जो अभी लड़ रहे थे ना, यहीं लड़ रहे थे। इसका मतलब या तो लेपर्ड कब्स है, अच्छे खासे लड़ रहे थे यार। एक मिनट आई फिर, है ना, ये उन्हीं के। तो बुआ जी बता रही हैं कि कल शाम को 5 बजे 2 बघेरे यानी कि लेपर्ड लड़ रहे थे और लकी बहुत भौंक रहा था। फिर वो लड़ते लड़ते उस तरफ चले गए। और सुबह भी मैं मम्मी और चाचा से बात कर रहा था, तो अचानक मुझे आवाज़ आई थी। मैंने थोड़ी देर सुना, फिर मैंने कहा मैं रख रहा हूँ फ़ोन। तो उसके बाद फिर वो बोले ही नहीं। तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी लड़ने की, और फिर वो शाम को इधर आ गए शायद। तो या तो टेरिटरी फाइट होगी, मेल फीमेल तो इतना नहीं लड़ेंगे। यही होगा कि 2 मेल होंगे जो लड़ रहे हैं आपस में, और क्या पता सब अडल्ट कब हों। बड़े थे वो, मतलब कि बच्चे थे? एक बड़ा एक बच्चा। आपने देखे थे वो? अच्छा देखा। अच्छा यहीं पे थे एकदम। अच्छा हाँ, तो एक बड़ा एक छोटा, तो फिर वो ऐसा तो नहीं नर और मादा हूँ? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ये सेमल के पेड़ के यहीं पे? अच्छा, ये जो सेमल के पेड़ है, ये इसके यहीं पे लड़ रहे थे। और मैं उस टाइम पे था ऋषिकेश में, वरना मैं रिकॉर्ड कर लेता सब। ये नेटवर्क के नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों, रोज़ जाना पड़ता है। अभी दोस्तों एकदम से हज़ारों मधुमक्खियाँ आ गई थी। एकदम मैं बैठा था, वो झुंड झुंड में मुझे लगा एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है। देखा तो ऊपर से जा रही। मैं जल्दी से कमरे में गया भाग के। मैंने कहा मुझ पे ना चिपक जाए, लेकिन वो कहीं और जानी थी। कम से कम नहीं तो पूरा एक छत्ता था उनका। पहली बार देखा ऐसा। इधर से जोशी जी की तरफ गई हैं। अभी दोस्तों ऋषिकेश से लौट रहा हूँ, चाय पीने का मन कर रहा था, तो यहाँ चाय बन रही है अपनी। और ये जो बर्ड्स हैं, हमने पहले भी दिखाई थी। लोग बोलते हैं कि उर्दू में तो अबाबील बोलते हैं, बाकी नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये देखिए बहुत सारी उड़ रही होती हैं और इसी जगह पे रहती हैं। यहाँ कभी नाले के नीचे चली जाती, मतलब नाले बोलो नहर, कभी नहर के नीचे चली जाती हैं। हज़ारों हैं, हज़ारों। ये देखिए, आज रिजॉर्ट में मेरे सिर के ऊपर से वो गया उड़ के, बिल्कुल नज़दीक से, हॉर्नबिल। मुझे लग रहा है ग्रेट हॉर्नबिल रहा होगा। ओरिएंटल पाइप तो है, लेकिन ऐसी आवाज़ ऐसा लगा मुझे, क्योंकि वो पंख नहीं फड़फड़ा रहा था, लैंड करने जा रहा था पेड़ पे, स्ट्रेट रखे थे, तो ऐसा लगा हवाई जहाज जा रहा हो। मैंने उड़ के देखा तो एकदम वो था। तो फिर दूर बैठा तो इतना मुझे समझ में नहीं आया कि ओरिएंटल पाइट था कि ग्रेट था, लेकिन पंखों की आवाज़ मैंने पहली बार सुनी, जबकि ओरिएंटल पाइट तो रोज़ ही अपने बगल से निकलते रहते हैं। हो सकता है ग्रेट आ गया हो, बिल्कुल अपने रिजॉर्ट के पीछे बैठा था, लेकिन मतलब दूर था। आज दोस्तों टाइम पे ही आ गया मैं ऋषिकेश से, 6:30 बजे। अभी आगे आगे एक गाड़ी जा रही है, अपने मित्र ही हैं वो। अभी फॉरेस्ट की चौकी पे मैंने पूछा, क्योंकि मैं चाय पी रहा था तब इनकी गाड़ी मुझे ओवरटेक करके गई थी। आजकल हर कोई पूछता है भाई कि हाथी की क्या पोजीशन है, हाथी की क्या पोजीशन है। अब वो क्योंकि फरवरी का महीना आ गया ना, और अब तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हर आदमी पूछ के ही चलेगा। ये भी आराम से चल रहे हैं। एक बार इनके साथ ही हुआ था, मतलब ये
मेरे मित्र हैं, इनका कैंप है आगे, बाली जी है, तो ये बोले कि तब मेरे पास स्कॉर्पियो थी, तो इनके कैंप में कुछ गेस्ट आए थे। एक मिनट साइड दे दी, निकल लूँ मैं। नमस्कार। सब बढ़िया। तो क्या हुआ था, मेरे ख्याल से 2015 या 16 की बात होगी, तो आगे खबर मिली थी कि हाथी खड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से यहीं कहीं की बात है वो। तो इनके साथ एक गेस्ट थे, उनकी गाड़ी थी, तो डर रहे थे। तो ये बोले कि सर आप पीछे से कवर कर लो, मैं आगे चलता हूँ। मैंने ठीक है। तब इनके पास महिंद्रा की गाड़ी थी और आगे हाथी मिल गए। फिर वो हाथी मॉक चार्ज कर रहा था, मतलब झुंड वाले थे, तो झुंड में भी होते हैं ना, वो थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली खतरनाक उतने नहीं होते। तो वो क्या कर रहा था, आ रहा था, पेड़ की डाल तोड़ के अपनी मतलब पावर दिखाने का होता है ना। जैसे अफ्रीका में आपने कई वीडियो देखे होंगे कि टस्कर जो वहाँ सफारी व्हीकल होता है उसके पास आता है और अपने बड़े बड़े टस्क ज़मीन में गाड़ देता है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता, देखो मेरी पावर देखो। और उस वक्त करना यही होता है, अपनी गाड़ी थोड़ी बैक करके उसको बताना होता है कि हाँ भैया हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वो चार्ज तो कर नहीं रहा है, वो तो ये बता रहा है कि देखो मैं खतरनाक हूँ। तो यहाँ वाला ये कर रहा था, क्योंकि वो हर्ड वाला था, बड़ा टस्कर नहीं होगा कि वो फीमेल थी, वो मुझे याद नहीं, लेकिन बस वो डाल तोड़ तोड़ के कर रही थी। धीरे धीरे बैक कर रहे थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट किया, उस साइड हो गए, फिर हम निकले थे। ये पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे जंगली सुअर बहुत मिलते हैं इस जगह पे। और एक पॉइंट और है आगे, यहाँ अक्सर दिन में भी आपको मिल जाएंगे, और शाम के टाइम पे तो बस आगे एक जगह आने वाली है, वहाँ पे जंगली सुअर का साउंडर मिलेगा ही मिले। मैंने कई बार अपने वीडियो में दिखाया, अगर आप रेगुलर देखते होगे ना वीडियो, तो कई बार मैंने दिखाया था। तो जंगल है, जंगली सुअर अच्छे, एक हेल्दी निशानी है कि प्रे बेस है टाइगर के लिए भी और बड़े लेपर्ड के लिए भी। और अगर अकेला है तो फीमेल वगैरह है तो छोटा लेपर्ड भी हिम्मत कर लेगा। टस्क वाला जंगली सुअर है तो छोटा लेपर्ड या फीमेल लेपर्ड तो पंगा उससे नहीं लेगा। अब जंगली सुअर यहाँ पे तो ठीक है जंगल में, लेकिन जो खेतों के पास आते हैं, जैसे जो मैंने बीच में आपको बताया था कि तंजानिया के जो लायन मैन ईटर हो गए थे, तो उसका बहुत बड़ा कारण था, बुश पिग बोलते हैं वहाँ पे, वही जंगली सुअर ही है। तो इसको हम वाइल्ड बोर बोलते हैं, जंगली सुअर को वाइल्ड पिग भी बोलते हैं। और जो हमारे डोमेस्टिक पिग हैं, पालतू सुअर, ये भी जंगली सुअर से ही बने हुए हैं। मतलब कभी ये भी जंगली ही थे, जैसे कि भैंसे हैं ना, जो हमारी पालतू भैंसे हैं, ये भी जो वाटर बफेलो है इंडिया के अंदर, केप बफेलो तो इंडिया में नहीं है, यानी डोमेस्टिकेटेड, बहुत कई साल, हजारों साल पहले जंगली भैंसों को पालतू बनाया गया था। लक्षण इनके अंदर भी वही है, जंगली भैंसों वाले ही। तो ये टाइगर से भी लड़ जाती हैं अगर इनके मालिक पे टाइगर हमला करे। अगर आपको जिम कॉर्बेट वाला, ये जो जगह है ना दोस्तों, मैं बोल रहा था कि जंगली सुअर बहुत मिलते हैं, ये दूसरी जगह ये है। तो जिम कॉर्बेट के टाइम का भी था कि एक आदमी पे, जिम कॉर्बेट लौट रहे थे पैदल और उन्हें पग मार्क मिले थे मैन ईटर के। तो एक आदमी बीड़ी पी रहा था, तो उन्होंने सिगरेट ऑफर करी थी उसे, कॉर्बेट ने, और फिर बताया था कि भाई सावधान रहना, यहाँ पे आसपास में ही वो टाइगर्स घूम रही है, मैन ईटर। और गांव वालों के अकॉर्डिंग वो
काफ़ी दूर उसने वारदात की थी, तो गांव वाले थोड़े से लापरवाह थे कि अभी यहाँ नहीं आ पाएगी। उन्होंने चेताया था, तो वो बोला ठीक है, बस मैं अपनी भैंसे लेके जा रहा हूँ। शायद वो वही वाली सिगरेट जो जिम कॉर्बेट ने दी थी वो पीने के लिए रुका था। कॉर्बेट आगे निकल गए थे। जब वो दोबारा लौट के आए थे तब उन्हें मालूम चला था कि उसी वक्त कॉर्बेट के जाने के फौरन बाद उस आदमी के ऊपर उसी टाइगर ने हमला कर दिया था। वो टाइग्रेस एक्चुअली कॉर्बेट का पीछा कर रही थी। जहां से कॉर्बेट चल के आ रहे थे उन्हें लगातार आभास हो रहा था कि उन्हें वॉच किया जा रहा है। सिक्स सेंस कॉर्बेट की बड़ी स्ट्रांग थी, उन्हें अंदाजा लग जाता था कि उन्हें वॉच किया जा रहा है। और फाइनली कॉर्बेट निकल गए थे, 2-3 आदमी थे और वो सावधान थे, तो उसको दूसरा शिकार नजर आ गया, उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन वो भैंसें लड़ गई थी और उस हमले में भैंसों ने बचा लिया था उस आदमी को। फाइनली वो आदमी इंजर्ड हो गया था, कई दिन तक जिया, लेकिन बाद में इन्फेक्शन की वजह से मर गया था। तो यहाँ बात भैंसों की मैं बता रहा था कि डोमेस्टिकेटेड जो भैंसें हैं वो भी जंगली भैंसों से ही बनी हुई हैं। तो जंगली सुअर की बात मैं यहाँ कर रहा था, तो जंगली सुअर से ही डोमेस्टिक पिग बने हैं। तो तंजानिया का जो मैं किस्सा आपको बता रहा था कि तंजानिया में मैन ईटर लाइन की समस्या पहले बहुत बढ़ गई थी, करीब 20 साल पहले, अब काफ़ी कम हो गई है। तो जो इंसानों से आमना सामना हो रहा था, पूरे प्राइड मैन ईटर बन गए थे, उसका बहुत बड़ा कारण था वो बुश पिग। खेतों के पास बुश पिग रहते थे, वो जंगल में उनको उतना अच्छा, जंगल में लायन का भी प्रे बेस कम होने का रीजन क्या था कि जो इम्पाला और इस तरह के जानवर हैं उनका लोगों ने शिकार कर लिया था उस टाइम पे। तो जिस तरीके का उनको जंगल में खाना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो वो आते थे बुश पिग के चक्कर में खेतों के पास में, और खेतों की रखवाली करने के लिए हल्की हल्की फूस की झोपड़ी सी या मचान से बना के जो वहाँ के लोग रहते थे, शायद उनको डुम्बा बोलते हैं, जहाँ तक मुझे अगर सही नाम याद आ रहा है, तो वो डुम्बा में बैठते थे और उनको बुश पिग तो मिलता ही था। फिर उनको लगता था यार बुश पिग तो फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल है पकड़ने में, आदमी को पकड़ने में कोई स्ट्रगल ही नहीं है। तो इंसानों पे हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उसका कारण था खेतों के पास सूअरों का आना, जंगल वाले। वो समस्या हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ खेतों में ये जंगली सूअर बहुत जाते हैं, नीलगाय भी जाती हैं बहुत सारे, फिर डियर भी जाते हैं, स्पॉटेड डियर भी जाते हैं। आप देखोगे अगर आप खेतों के पास कभी ड्राइव करोगे रात में, मुझे तो कॉर्बेट के पास में सीताबनी इलाके में पूरे सांबर का 7-8 बड़े सांबर मिले खेतों से निकलते हुए। बहुत पहले की बात है, तब मैं वीडियो बनाता नहीं था। तो अब ये जो समस्या है कि जो वो आगे आंखें चमक रही हैं, आंखें हैं और बाइक तो होगी नहीं, राइट हैंड साइड में आंखें चमक रही हैं। हाँ आंखें ही हैं। 1 मिनट पहले विंडो नीचे की जाए। अब गाड़ी की रोशनी तो वहां जाएगी नहीं, लेकिन आंखें चमकी थी वहां पे। नहीं समझ में आ रहा, विंडो बंद कर लेता हूँ, उसकी हवा की वजह से आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो जंगली सुअर जाते हैं खेतों में नुकसान पहुंचाने, और वहाँ पे और भी हर्बीवोरस जानवर आते हैं, और उनके चलते कार्निवोरस, जो कि शरीफ कार्निवोरस है, जो कि इंसानों को नहीं मारता और खेत की रखवाली करता हुआ आदमी मिल जाता है, कई बार इस चक्कर में भी इंसानों पे हमले हो जाते हैं। दूसरा, फसलों को नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं जब एक्सेस हो जाते हैं। चाहे वो नीलगाय हो, तो उसके लिए क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज में है वो मारने के लिए परमिट देते हैं। सारे कंट्री हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया भी है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि परमिट इशू करते हैं। परमिट से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि
ट्रॉफी हंटिंग के लिए मैंने पहले बताया कि कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रोक लगा दी, कई अभी भी अलाउ करते हैं कि वो एक्सेस में देख लेते हैं कि हाथी हमारे पास इतने बढ़ गए, तो अगर उन हाथियों को वो मारेंगे नहीं तो वो फिर इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो परमिट दे देते हैं कि भाई इतने हाथी एक्स्ट्रा है तो इतने को परमिट है, इतने वो तो लायन का भी परमिट देते हैं और उससे जो रेवेन्यू अच्छे खासे मोटे पैसे लेते हैं और वो उस पैसे से अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मजबूत उसके लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं और उसका मांस जो होता है, इवन मैंने बताया हुआ है लेकिन थोड़ा रिलेटेड है तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि लायन भी मारा तो उसका भी मांस कम्युनिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाथी का भी मांस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो दूसरे जानवर हैं वो ट्रॉफी हंटर्स उनको मार के जाते हैं। लेकिन हमारे पास इसका ये मतलब, देखिए मैंने पहले बताया कि बिहार वगैरह में तो नीलगाय वगैरह मारने के परमिट इशू होते हैं और भी कई प्रदेशों में होते हैं जब एक्सेस बढ़ जाती है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है और वो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है अगर आप उनका वो मैटर देखोगे, क्योंकि किसी की रोजी रोटी जो पूरी फसल है अगर वो जानवर चौपट कर देंगे। लेकिन इसका एक उपाय और भी है जो कि आसान है, क्योंकि हर जगह मारने का परमिट तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो रेस्क्यू सेंटर है अगर वो एक थोड़े बड़े से एरिया में बनाए जाए इनके जानवरों के, और जो मैंने पहले बताया कि आज नहीं तो कल बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, जो सफारी पार्क की उसमें बड़े से बाड़े के अंदर कार्निवोरस जानवर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आधे जानवरों को कार्निवोरस को पकड़ के वापस छोड़ देता है। एक इसका कारण होता है कि भाई मौका देना है उसको कि दोबारा, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा कारण है कि उस इतने सारे जो जानवर पकड़े हैं उनको खिलाने की समस्या है। तो ये जो एक्सेस नीलगाय है, पहले ही बताया मैंने, जंगली सुअर हैं, इन्हें बाड़ा टेक्निक से पकड़ के इन इलाकों में छोड़ दिया जाए, क्योंकि किलिंग परमिट के बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे और जायज़ भी नहीं, लेकिन जिस जानवर को मारने की नौबत आती जा रही है उसे पकड़ के बाड़े में छोड़ दिया जाए, काफ़ी बड़े एरिया में जहाँ कार्निवोरस छोड़े हुए हैं, और वहाँ उसके पास एक ऑप्शन है जो तेज भागे, अगर 20 छोड़े तो 20 के 20 नहीं मरेंगे, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि जंगल में भी तो कार्निवोरस था ही, अब डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो गया। जहाँ गलती सारी इंसानों की है कि पहले उन्होंने शिकार कर लिए, अब जब उनको मारने वाले जानवर मिले नहीं तो वो वहाँ आने लगे जहाँ खेतों के पास ये जानवर मिल जाते हैं और उसके चलते इंसानों पे हमला करने लगे। तो जितनी ये नीलगाय एक्स्ट्रा हैं, बहुत ज़्यादा है, जंगली सुअर हैं, इस तरह के जानवर, इनको पकड़ के ट्रांसलोकेट करके, और उन जगहों पे बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जहाँ प्रे बेस है ही नहीं, और आज के आधुनिक ज़माने में भी अगर हम बोलेंगे ना कि शिकार रुक गया है, ऐसा नहीं है। रोज इतने शिकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, किसी भी एक प्रदेश का नाम क्या ही बोलना। अभी एक प्रदेश के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था मेरे पास, अभी वो प्रदेश का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो उन्होंने बोला एक टाइगर रिजर्व का नाम कि भैया यहाँ पे टाइगर कम है और उसमें से इतनों का शिकार हो गया। आप मान के चलिए कि अगर 10-12 थे, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, तो 4-5 का शिकार हो गया। तो वो बोले भैया इस समस्या को आप अपने वीडियो में बताइए, क्योंकि आपके वीडियो देखे जाते हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स में भी, सुनवाई भी होती है, तो उस पर कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे कोई वो तो दो फैक्ट्स जिसके आधार पे मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, सिर्फ सुनी सुनाई बात पे तो नहीं बना सकता। तो उन्होंने मुझे 4-5 YouTube वीडियो के लिंक दिए। तो मैंने कहा भैया देखो, इसमें मैं YouTube वीडियो के आधार पर नहीं बनाऊं, भले ही वो YouTube वीडियो कुछ न्यूज़ चैनल के थे, लेकिन मैंने कहा देखिए वीडियो के आधार पर नहीं बनाऊंगा, किसी ने बना दिया वीडियो उसको देख के मैं वीडियो बना दूं, ये मैं नहीं करता। प्रिंट मीडिया में अगर छपा हुआ है तो वो आप मुझे भेजो। तो जहाँ तक है मैं अभी चेक करूँगा, क्योंकि मैं भी उस वक्त मैं उस दौरान कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो जहाँ तक है उन्होंने मुझे नहीं भेजा है,
एक बार मैं रीचेक कर लूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शायद उन्होंने मुझे भास्कर का लिंक भेजा था क्या, तो वो ऐप की तरफ ले जा रहा था। ऐप मैंने डाउनलोड की नहीं है कि बार बार फिर जितने ज़्यादा ऐप कर लो फिर फ़ोन में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आज ही अभी मुझे अचानक से याद आया, तब से मैं भूल गया था उस बात को। तो अगर उन्होंने मुझे भेजा है प्रिंट मीडिया का कोई लिंक, तो मैं अगले वीडियो में उस स्टेट का नाम और उस टाइगर रिजर्व का नाम भी बोलूँगा, अगर वो प्रिंट मीडिया में छपा है। ऑथेंटिक न्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में देखिए दूसरे की वीडियो देख के बनाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अभी बीच में हो गया था कि दिल्ली में इतने लोग गायब हो रहे हैं, अचानक इंस्टाग्राम पे बाढ़ आ गई। अचानक मैंने सुबह देखा तो वाइफ को बताया, मैंने बच्चों को दोनों को बताया। वाइफ ने 4 बातें मुझे और सुना दी कि देखो बच्चों को छोड़ के ये जंगल में घूमते रहते हैं। अरे यार, मैंने कहा फिर तो उसके बाद मैं बेटी का लाइसेंस बनवाने जा रहा था, तो अश्वनी का फ़ोन आया। मैंने कहा यार ऐसी सी बात है। बोला ऐसा तो मैंने सुना नहीं, और बोला ऐसा होता तो बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई हो जाती। फिर मैंने कहा यार बात सही। मैंने कहा न्यूज़, अच्छा न्यूज़ चैनल में देख नहीं पाता, लेकिन मैं रोज़ वेबसाइट लॉगिन करके न्यूज़ पढ़ता हूँ क्या चल रहा है दुनिया में। तो मैंने कहा वेबसाइट पे तो लॉगिन मैं कर रहा हूँ, वहाँ तो मैंने पढ़ा नहीं। तब फिर घर आके मैंने वाइफ से बोला भैया ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि मेरी तो क्लास लग गई थी घर में। तो फिर मैंने खंगाल लिया, न्यूज़ चैनल भी तो कहीं नहीं था। उसके बाद 3-4 दिन में तो दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट ही आ गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जैसा था पूरी कार्रवाई पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो एकदम से माहौल, फिर पता चला कि एक फिल्म के प्रमोशन के लिए शायद ये कैंपेन चल रहा था। हालांकि फिल्म वालों ने तो खंडन किया है, लेकिन अचानक से बाढ़ आ गई थी। तो हुआ क्या, सारे नहीं, एक ने बनाया, दूसरे ने बनाया, करंट टॉपिक देख के लोग बना देते। तो ये यहाँ मेरा बताने का पर्पस भी ये है कि एक रील आई, एक शॉर्ट वीडियो आया या वीडियो आया, उसको देख के आप वीडियो मत बनाओ कभी भी। मेरी तो ये सलाह है। मेरा सब्जेक्ट लॉ है, तो भाई मैं इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि जब आप YouTube चैनल लेके बैठे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैंने पहले कई बार बोला है कि आप समझ लो कि एक तरह से आप मीडिया चैनल लेके बैठे हो। लोग आपको इन्फ्लुएंसर बोला जाता है ना, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो आप ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के बना दो। वो जब आएगा फिर कहीं ना कहीं आप मुश्किल में भी पड़ सकते हो कभी। प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट जो होती है वो एक आधार माना जा सकता है किसी बात को बोलने का। अखबार में छपी हुई खबर है, उसकी जिम्मेदारी फिर उनकी है जिन्होंने छापी। अगर वो गलत खबर है, आपसे पूछा जाएगा आपने कैसे खबर बनाई, तो आप बोल सकते हो मैंने इस न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, इसके आधार पर मैंने ये बोला है। क्योंकि आपके पास खबर की जांच करने का कोई जरिया नहीं है। अगर न्यूज़ में छपी है, तो अगर एक न्यूज़ चैनल बड़े से न्यूज़ चैनल में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, वो आधार है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। लेकिन यूट्यूब, ये सोशल मीडिया जो है, ये आधार नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रिंट मीडिया गलती नहीं कर सकता या सोशल में, लेकिन फिर वो अपना खंडन करेंगे, वो देंगे। आपके पास बचाव है। अभी कुछ घटनाओं में कुछ चैनल ने, एक फिल्म कलाकार थे, बहुत बड़े लेजेंड थे, उनकी डेथ की खबर चला दी, जबकि उनकी डेथ हुई नहीं थी। तो ये सब जो तेजी के साथ होता है ना, कि हम पहले खबर दे दें, तो जबकि इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, इन्हें हर चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए। चलो वो उनका काम है, हम उनको नहीं बता सकते, उनको बेहतर पता है। लेकिन जो हमारा काम है उसके बारे में तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। तो अगर उन्होंने प्रिंट मीडिया की खबर मुझे भेजी है तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। पहले डिपर दे दिया जाए इनको। और बात ये वहाँ से घूम के आई थी कि शिकार अभी भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, उतनी मुस्तैद, जबकि आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ सारे वो हैं, उनके पास ड्रोन कैमराज हैं, बड़े बड़े उन्होंने टावर लगाए हुए हैं जिससे वो चेक कर सकते हैं। बहुत कुछ है उनके पास जो पुराने ज़माने में नहीं होता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या जो मुझे समझ में आती है, मैं किसी एरिया का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारी जगह पे अभी भी प्रभावशाली लोग हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, जो ऑन ग्राउंड, वो और उससे भी नीचे के अधिकारी जो कि फॉरेस्ट ट्रैकर्स, फायर ट्रैकर्स होते हैं, जंगल में आग लगने पे ध्यान रखते हैं, पैदल गश्त लगाते हैं, वो थोड़ा सा डर के रहते हैं। जिस वजह से
क्योंकि अगर उन्होंने देख भी लिया शिकार होते हुए, जिस घटना के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने बताया था कि बाकायदा प्रभावशाली व्यक्तियों की गाड़ी गई अंदर, बैरियर खुला और उसके बाद शिकार हुआ। तो अगर वो छपी हुई खबर है तो मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो बाकी जगह का भी रीजन ये है कि निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरते हैं। तो इस लेवल पे, बड़े लेवल पे, एक तो उनको सुरक्षा कराना और ये देखने की जरूरत है जो ये शिकार, आज भी जो जानवर सुरक्षित नहीं है, टाइगर भी सुरक्षित नहीं है, उसकी वजह ये है। बहुत सारे नेशनल पार्क ऐसे थे जहां टाइगर खत्म हो गए थे और उसमें भी बहुत बड़ा रोल इसका था। सारे पोचर्स ने खत्म नहीं किए थे, कुछ प्रभावशाली लोगों ने भी खत्म किए थे। शिकार खेलने का जो शौक होता है ना, वो बहुत एक नशे की तरह होता है। जिसको आदत लगी है वो, जो अगर आप ट्रॉफी हंटर्स देख रहे हो जो कि लाखों डॉलर खर्च करके अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पे अभी अलाउड है वहाँ वो लायन मारने जा रहे हैं, तो शिकार खेलने का शौक ही तो है। क्या वो अमेरिका में रहने वाला बिलियनियर, क्या वो जनता का भला करने के लिए जा रहा है कि मैं उनको छुटकारा दिला दूं? नहीं, कहीं ना कहीं शिकार खेलने का शौक है वो, इसलिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे रहा है कि शिकार खेलना है। तो वो जो शौक है उसकी वजह से आज भी शिकार हो रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि नीलगाय, सुअर, क्योंकि अब अपनी मंजिल आ गई, इनको शिफ्ट करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो फसलों का नुकसान हो रहा है उससे जो किसान खिलाफ होते हैं वो खिलाफ होने बंद हो जाएंगे। और किसानों का जानवरों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी ये है कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है। तो बड़े व्यापक पैमाने पे एक्सेस में नीलगाय, सुअर या इस तरह के जो जानवर है उन्हें अगर पकड़ के और इस तरह से अगर बाड़े बनाने का तेजी से काम किया जाए और जहां से पकड़े जाए जो डेंजरस फॉर ह्यूमन हैं वो जानवर पकड़ के वहां छोड़े जाए, और बाड़ा बनाना कोई बहुत बड़े खर्चे वाला काम नहीं है, तो इस समस्या का बहुत तेजी के साथ निराकरण हो जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों, आ गया तो ये वाला वीडियो तो खत्म हो रहा, लेकिन ये टॉपिक अपने चलते रहेंगे। और वो वाला जो मैंने बोला, अगर उन्होंने खबर भेजी होगी प्रिंट मीडिया की, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।